बेटा गुड इवनिंग। फॉर मी इट इज़ इवनिंग, मे बी आप इसको मॉर्निंग में देखें तो आपके लिए गुड मॉर्निंग। तो बेटा लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे मेजरमेंट का पार्ट, और जिसमें हमने कुछ एक चीज़ों की बात करी थी लास्ट में लेक्चर के। तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में दिखा देता हूँ। हम लोगों ने बात करी थी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और मैंने क्या बोला था? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या चीज़ है? अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस। एवरेज क्यों बोला था? क्योंकि अर्थ सन के पास अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करती, बट इलिप्टिकल में करती है। इसलिए सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस टाइम टू टाइम थोड़ा सा चेंज होता रहता है। तो अगर हम एवरेज लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट निकल के आती है कितने के बराबर बताया था मैंने? एवरेज निकाला था, या रफली मैंने बोला था 1.5 इंटू 10 पावर हाउ मच? 11 मीटर। इतने के बराबर वैल्यू निकल के आती है। इसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसके बाद मैंने बोला था आपको 1 लाइट ईयर। बेटा लाइट ईयर का क्या मतलब था? लाइट को यहां से चल के एक साल में या 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उस चीज को हम क्या बोलेंगे? लाइट ईयर। और जब हमने सॉल्व करा था तो वो निकल के आ रहा था 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। और मैं ऐसा होप करता हूं कि दोनों डेफिनेशन आसान थी। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट। आई मीन दिस वैल्यू इज कैलकुलेटेड, ऑलरेडी कैलकुलेटेड। बेटा इसको आप और मैं कैलकुलेट नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन इसको हमने कैलकुलेट करा था डिस्टेंस के फॉर्मूले से, स्पीड इनटू टाइम करके निकाला था, तो हमारे पास आ गया था। मुझे ऐसा लगता है दो चीजें आराम से समझ में आ जाती हैं। बहुत बार प्रॉब्लम आती है पारसेक निकालने में। वो हम लोगों ने समझा था 1 पारसेक क्या होता है। बेसिकली लास्ट टाइम शायद मैंने इसका फुल फॉर्म नहीं आपको बताया था। पारसेक का मतलब होता है पैरालैक्टिक सेकंड। बेटा क्या बताया मैंने? पैरालैक्टिक सेकंड। इस सेकंड वर्ड क्यों आया? क्योंकि हमारे पास एंगल बन रहा होता है 1 सेकंड का। अब आप बोलोगे सर थोड़ा सा और क्लियर कर दो। कई बच्चे बहुत बार बोलते हैं कि सर पारसेक अच्छे से समझ में नहीं आया। एक काम करते हैं, ये हमारा प्लेनेट अर्थ है, बहुत ध्यान से समझना। ये हमारा प्लेनेट अर्थ है और हम शायद इसी के ऊपर रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आपका घर बेटा यहाँ पे, इधर पे, और आप अपनी छत पे खड़े हो, और छत पे ना शाम को डार्क हो गया, अंधेरा हो गया, अब तुम्हें कोई सिटी की लाइट नहीं दिख रही, आपको केवल स्टार टिमटिमाते हुए दिख रहे हैं। तुमने 2 स्टार देखे बहुत दूर बहुत दूर, मतलब एक देखा यहाँ पे और एक देखा यहाँ पे, मतलब 2 स्टार थे। और तुमने क्या पाया कि तुम्हारी आंख, अगर तुम आई से एक लाइन ड्रॉ करो ना, तो तुम पाओगे कि एक लाइन तो यहां ज्वाइन कर रही है और एक लाइन यहां पे ज्वाइन कर रही है। आप समझ गए बेटा? और तुमने क्या देखा कि इस टाइम तुम्हारे पास एंगल मेजरमेंट की डिवाइस थी। क्या बोला मैंने? यू हैड एंगल मेजरिंग डिवाइस। तो तुमने उस एंगल मेजरिंग डिवाइस से क्या देखा कि तुम्हारी आंख के ऊपर जो एंगल बन रहा होगा ना, ये वाला एंगल, ये बेसिकली बन रहा है 1 सेकेंड के बराबर। मैं अगर बोल रहा हूं, अगर समझ रहे, इफ दिस एंगल इज हाउ मच? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का बेटा क्या मतलब हुआ? 1 सेकेंड का मतलब होता है 1/60, और इसको मिनट बोलते हैं। मैं लास्ट टाइम थोड़ा सा समझाया था, शायद आपको क्लियर हो। इसको हम बोलते हैं 1/60 मिनट, और हम इसको डिग्री में डिफाइन करेंगे तो आएगा 1/60 इंटू 60, और इसको हम डिग्री बोलेंगे। इसका मतलब तुम्हारी आंख पे कितना एंगल बन रहा है? 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड एंगल बड़ा होगा कि छोटा, पहले सोचो। 90 डिग्री कितना होता है बेटा, मालूम है? अगर उसको 90 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। 1 डिग्री कितना होता है? बड़ा होता है कि छोटा होता है? एक्चुअली बहुत छोटा होता है। और 1 सेकेंड कितना होता होगा? 1 सेकेंड तो बहुत 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 ज्यादा छोटा है। तुम्हारी आंख के ऊपर बहुत छोटा एंगल बन रहा है, उस वाले एंगल को हम क्या बोल रहे हैं? 1 सेकेंड के बराबर। तो जो जिन 2 स्टार की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, ये स्टार तुम्हें पास पास दिखाई देंगे कि दूर दूर दिखाई देंगे? सोच के बताओ। पास पास दिखेंगे कि दूर दूर दिखेंगे? आपने बिल्कुल सही बोला, ये होंगे तो दूर, लेकिन तुम्हें दिखेंगे कैसे? तुम्हें दिखेंगे बिल्कुल पास पास। सच बताऊं तो अगर तुम इतने छोटे एंगल को नेकेड आई से देखोगे, बिना टेलीस्कोप की हेल्प से देखोगे, तो तुम्हें दोनों स्टार अलग अलग दिखाएंगे ही नहीं। वो कैसे दिखाई देंगे कि दोनों के दोनों मिक्स्ड हैं। तुम्हें लगेगा दोनों एक साथ मिक्स्ड हैं। बट चलो, फिर भी तुमने किसी तरह से टेलीस्कोप लिया, छत के ऊपर खड़े थे, सब तरफ अंधेरा था, दूर तुम्हें 2 स्टार दिख रहे थे, और तुमने आंख मतलब टेलीस्कोप से देखा और तुम्हें पता चला कि ये 1 सेकेंड का एंगल बन रहा है। ये कैसे बनेगा? तुम जो साइंटिस्ट बनोगे अगर, तो तुम्हें पता चलेगा कैसे मेजर करते हैं। अभी हाल के लिए हम समझ लेते हैं कि हमने मेजर कर लिया, एंगल कितना बना? 1 सेकेंड। फिर किसी ने हमें बताया, कि जो 2 ये स्टार है ना, ये बहुत पास पास हैं। बिल्कुल सही बात है। अब अगर पास पास हैं तो इन दोनों के बीच में कर्व बना दो या स्ट्रेट लाइन बना दो, एक ही बात होगी। क्योंकि बेटा ये दूर दूर तो होंगे नहीं ना, बहुत पास पास है। तो अगर तुम अर्थ के ऊपर से जहां पे खड़े हो, कहां खड़े हो? यहां। अगर तुम यहां से इन दोनों को ज्वाइन करोगे आपस में, तो ये इतने पास होंगे कि तुम्हें कर्व नहीं दिखाई देगा। कैसा दिखेगा? तुम्हें दिखेगा जैसे ये ऐसा वाला स्ट्रेट हो। और किसी ने तुमसे बोला
कि जो ये वाली डिस्टेंस आ रही है ना बेटा, ये वाली डिस्टेंस, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम अगले एक्सपेरिमेंट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम ये निकालना सीखेंगे कि दो प्लैनेट्स के या दो स्टार के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। फिलहाल हम क्या सोच रहे हैं, somebody told that separation between these two stars is 1 astronomical unit. Did you get that what I am saying? तुम कहां पे रहते हो, अर्थ पे रहते हो, स्टार कहां पे है, पास में है कि दूर है, बहुत दूर है। उन दोनों का सच में सेपरेशन कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और वो दोनों स्टार तुम्हारी आंख पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, 1 सेकंड का एंगल सबटेंड कर रहे हैं। बेटा आपको क्लियर हो गया? तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इस वाले डिस्टेंस को हम रेडियस मान सकते हैं, रेडियस, क्योंकि अगर हम अर्थ को सेंटर मानते हैं ना, अर्थ को सेंटर मान के एक आर्क प्लॉट करें, आर्क समझते हो ना, अगर हम अर्थ को सेंटर मान के एक आर्क प्लॉट करेंगे ना, तो वो आर्क, तुम बोलोगे सर आर्क वो ऐसे आएगी, ऐसे, क्योंकि सेंटर हमने किसको माना, अर्थ को, तो आर्क होगी, लेकिन वो एक्चुअली ये पॉइंट इतने पास पास है कि आर्क नहीं लगेगा, तुम्हें क्या लगेगा, स्ट्रेट लगेगा। तो अब तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर हम जानते हैं कि एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन, क्या बोलेंगे बेटा, रेडियस। ये होता है ना आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा एंगल कितना आ रहा था, एंगल आ रहा था कितने डिग्री के बराबर, एंगल आ रहा था 1/60 इंटू 60, ये डिग्रीज में आ रहा था, एंड दैट इक्वल टू व्हाट, आर्क। आर्क कितने की इक्वल है बेटा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, और रेडियस को हम क्या बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं। अच्छा एक और चीज, डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन होता है, याद होगा आपको, हम लोगों ने पहले वाले टॉपिक्स में पढ़ा था, हम लोग क्या बोलते थे, पाई रेडियन इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ये क्लियर है आपको? इसका मतलब अगर हम 1 डिग्री निकालें तो कितने रेडियन के बराबर होगा, तो तुम उल्टा बोल सकते हो, तुम बोलोगे सर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह कि अगर हमने डिग्री को रेडियन में मल्टीप्लाई करना हो या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 1 डिग्री कितने के बराबर है, पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर। तो 2 डिग्री कितने के बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस। 3 डिग्री कितने के बराबर होगा, 3 टाइम्स ऑफ दिस। मतलब मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपके पास वैल्यू निकलती जाएगी। एक और बात, जब हम एंगल अकेला होता है ना, जब ये वाला एंगल साइन के अंदर या कॉस के अंदर होगा, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंड थीटा, ऐसा कुछ होगा, तब हम डिग्री में एंगल ले रहे होते हैं। किस में लेते हैं, डिग्री में लेते हैं। लेकिन जब कभी थीटा अकेला होता है, मतलब इट इज नॉट विद साइन और विद कॉस, उस टाइम पे हम इसको कभी भी डिग्री में कंसीडर नहीं करते, हमेशा किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं। मैं एक लाइन लिखवाता हूं आपको, तो आपको याद रहेगा, नहीं तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। तो हम लोग ना यहां पे एक नोट लिखते हैं, आप नोट ऐसे लिखते हैं, व्हेन एंगल इज विद साइन, कॉस, टेन एटसेट्रा। समझ गए, एटसेट्रा का मतलब है ना 6 टी रेशियोज होते हैं ना, व्हेन एंगल इज विद साइन, कॉस, टेन एटसेट्रा, देन इट इज टेकन इन डिग्री। एग्जाम्पल, साइन, यहां पे क्या लिखा होता है, 30। क्या 30 क्या बेटा, ये 30 डिग्री होता है, जिसकी वैल्यू कितनी आती है, हाफ आती है। तो क्या लिखा हमने, व्हेन एंगल इज विद साइन, कॉस, टेन, देन इट इज टेकन इन डिग्री। क्लियर? आगे देखते हैं, इफ एंगल इज अलोन। अभी अलोन का मतलब क्या है, अकेला थीटा है, जैसे अकेला थीटा है, देन इट इज ऑलवेज इन, किसमें होगा बेटा, इन रेडियन। इतनी सी बात याद रख पाओगे, तुमने हमेशा इस बात को याद रखना है। आगे आगे जैसे हम फिजिक्स पढ़ेंगे आपको क्लैरिटी आ जाएगी ऐसा क्यों हुआ है। अभी हाल के लिए हम ये समझ पाते हैं कि जब एंगल अकेला होता है, देन इट इज टेकन इन, किस में लेते हैं हम, रेडियन में लेते हैं। तो आप प्रीवियस आर्टिकल को देखो, प्रीवियस आर्टिकल में हमने क्या लिखा था, उसमें हमने लिखा था 1/60 और नीचे इंटू 60 और डिग्री में लिखा था, बट हमें लिखना किस में पड़ेगा, रेडियन में। तो हम क्या लिख रहे होंगे बेटा, हम लिखेंगे 1/60 इंटू 60 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इट विल कम आउट एज 1/60 इंटू 60। ये किस में था, डिग्री में। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, पाई अपॉन 180 इज इक्वल टू, ऊपर कितना आ रहा था, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय क्या आ रहा था, आर आ रहा था। बेटा आर यहां से कितना निकलेगा, आर यहां से निकल के आएगा 180 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय कितना, पाई, और साथ में क्या आएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
और जो ये आर है, आर इज कॉल्ड पारसेक, पारसेक या पैरालैक्टिक सेकेंड, पैरालैक्टिक सेकेंड, पारसेक या पैरालैक्टिक सेकेंड कहते हैं इस आर को। बेटा इसकी डेफिनेशन मैंने लास्ट लेक्चर पे आपको समझाई थी, इसलिए मैं डिफाइन नहीं कर रहा, मैं आपको केवल समझा रहा हूं कि पैरालैक्टिक सेकेंड या पारसेक होता क्या है। पारसेक वो डिस्टेंस होता है, कहां से, जहां पे हम खड़े हैं वहां से लेके उन स्टार्स तक का। कौन से वाले स्टार, जो एक दूसरे से कितना दूर होंगे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर होंगे, और जहां तुम खड़े हो वहां पे एंगल कितना बना रहे होंगे, 1 सेकेंड का एंगल बना रहे होंगे, तो उस वाले डिस्टेंस को हम बोलते हैं पारसेक या पैरालैक्टिक सेकेंड। ये मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, बट कुछ बच्चों ने मेरे को बाद में रिप्लाई बैक करा कि सर मुझे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, इसीलिए मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर रहा था। सो इट वॉज अबाउट द लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं कुछ और डिस्टेंसेस के बारे में। तो बेटा जी हम मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें अलग अलग तरह की चीजें मेजर करनी पड़ेंगी टाइम के साथ। तो बहुत बार ऐसी चीजें होंगी जो हमें याद नहीं रहेंगी, तो हमने क्या करना पड़ेगा, उनको याद रखना पड़ेगा। तो अभी कुछ चीजें मैं लिखवाने जा रहा हूं। हेडिंग यहां पे क्या लिखी है, सम यूजफुल यूनिट्स ऑफ लेंथ। यूजफुल मतलब जो इन जनरल यूज में आती हैं और हमें कन्वर्ट भी करना पड़ता है। जैसे कोई हमसे बोले कि 1 इंच क्या होता है, 1 इंच किसके बराबर होता है, तो तुम कहोगे 1 इंच मतलब 1 इंच होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि इंच कहां से आया, फुट में से आया, और हमें बहुत बार कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, एसआई यूनिट में, मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अच्छा क्या होगा, अगर हम याद रखेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा इसको कन्वर्जन में। 0.0254 मीटर, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 2.54 सेंटीमीटर। याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, फिर कोई हमसे पूछता है कि 1 फुट किसके बराबर होगा, 1 फुट इक्वल टू क्या, तो तुम बोलोगे फुट मतलब क्या, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो फिर से कितने के बराबर आएगा, 0.3048 मीटर या 30.48 सेंटीमीटर। ये कन्वर्जन है, 1 फुट की वैल्यू इतने के बराबर होती है। ऐसे आपने यार्ड सुना होगा ना, यार्ड हिंदी में उसको गज बोलते हैं ना, तो वो यार्ड जो होगा ना, 1 यार्ड मतलब क्या होता है, यार्ड मतलब होता है 0.9144 मीटर। बहुत बार ना अगर आप शॉप पे जाओगे ना इलेक्ट्रिक वायर खरीदने, तो तुम उससे बोलोगे 10 मीटर वायर दे दो, तो ये लोग क्या करते हैं कि वो वायर पूरा नहीं देते। ये बेसिकली इन्होंने जो मेजरमेंट बना रखा होता है वो यार्ड का बना रखा होता है। तुम बोलोगे 10 मीटर वायर दे दो, तो जो वहां पे शॉप पे बैठा होगा ना, वो अपने असिस्टेंट को बोलेगा कि 10 गज वायर दे दो। सो बेसिकली जो यार्ड होता है वो मीटर से बराबर है कि छोटा आता है, ये छोटा आता है। सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितने के बराबर आएगा, 91.44 सेंटीमीटर। ऐसे नॉटिकल माइल आपने सुना होगा, जब शिप चलते हैं ना, तो शिप की जो स्पीड होती है ना, वो नॉटिकल माइल में, सॉरी जो डिस्टेंसेस होती हैं वो नॉटिकल माइल में मेजर करते हैं। तो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर या 1.852 इंटू 10⁻³ क्या बन जाएगा बेटा, मीटर बन जाएगा। ये नॉटिकल माइल होता है। माइल को दो अलग अलग तरीके से समझाते हैं। माइल बेसिकली डिस्टेंस का यूनिट है, तो नॉटिकल माइल अलग तरीके से समझाते हैं और सिंपल माइल को अलग तरीके से समझाते हैं। 1 माइल इज इक्वल टू एक्चुअली 1.609 इंटू 10⁻³ मीटर। ये छोटे छोटे कन्वर्जन है, दिमाग में रहेंगे तो आपको फायदा देंगे। सो मेजरमेंट के टॉपिक में हम बड़ी सारी अलग अलग सी चीजें पढ़ते हैं। कई बार ठीक लगता है, कई बार बोर लगता है, बट 1-2 लेक्चर के बाद मेजरमेंट खत्म हो जाएगा, फिर बढ़िया वाले टॉपिक स्टार्ट होंगे, फिर मजा आना शुरू करेगा। तो हम बात कर रहे थे अभी किसकी, सम यूजफुल यूनिट्स की, और वो भी किसकी यूनिट है, ये मास की है कि लेंथ की है, ये लेंथ की यूजफुल यूनिट्स है। अब देखो यहां पे लिखा मैंने माइक्रो मेजरमेंट। बेटा माइक्रो मेजरमेंट का क्या मतलब हुआ, हम बड़ी चीजों को मेजर कर रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें, बहुत ज्यादा छोटी चीजें मेजर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं छोटे छोटे पॉइंट, कुछ आपको आते होंगे कुछ नहीं आते होंगे। अगर मैं लिखता हूं 1 माइक्रोन, तो 1 माइक्रोन का क्या मतलब हुआ, 1 माइक्रोन का मतलब हुआ जैसे हम बोलते हैं माइक्रोमीटर, माइक्रोग्राम हम ऐसे बोल सकते हैं। इसीलिए ना तो मैंने यहां मीटर लिखा ना मैंने ग्राम लिखा, मैंने सिंपल माइक्रोन लिख दिया। और 1 माइक्रोन को ऐसे दिखाते हैं 1 म्यू, क्या है ये, म्यू, 1 म्यू, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6। अगर इसी को बेटा हम लिख दें 1 माइक्रोमीटर, दिख रहा है आपको, म्यू मतलब माइक्रो, 1 माइक्रोमीटर, तो ये क्या बन जाएगा 10⁻⁻6 मीटर।
अगर हम इसको लिखते हैं माइक्रोग्राम तो क्या बन जाएगा 10⁻⁻⁶ ग्राम। मैंने सिंपल क्या लिखा, माइक्रोन। बेटा क्लियर है। इसी तरह से हम कुछ और लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। अब नैनो मतलब शायद समझते होगे, नैनो मतलब होता है 10⁻⁹ लेकिन अगर मैंने मीटर लगा दिया तो साथ में मैंने मीटर लिखना पड़ेगा। केवल नैनो लिखा होता तो 10⁻⁹ होता। अच्छा, आपने अगर सुना हो एक चीज होती है एंगस्ट्रॉम, ऐसे लिखते हैं एंगस्ट्रॉम, सुना है आपने कभी? और एंगस्ट्रॉम का जो सिंबल होता है वो ऐसे बनाते हैं, 1 ए के ऊपर ऐसे 0 लगा देते हैं। इसका मतलब होता है, ये सिंबल किसका है, एंगस्ट्रॉम का, और इसका मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। बेटा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कैसे आ गया, कौन लाया, कहां से आया। कई लोगों का लॉजिक इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है वो हर जगह लगाने की कोशिश करते हैं। जहां लगाना है वहां लगाना है, जहां लॉजिक नहीं लगाना वहां लॉजिक नहीं लगाना। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक चीज होती फर्मी, मैं लिखूं 1 फर्मी। ये फर्मी वर्ड पता किसके लिए आता है? फर्मी वर्ड आता है न्यूक्लियस के साइज की चीजों को मेजर करने के लिए। न्यूक्लियस समझते हो? न्यूक्लियस जो एटम के अंदर होता है उसका जो साइज होता है वो फर्मी लेवल का होता है, 10⁻⁻15 मीटर की रेंज का होता है। जैसे 2 × 10⁻⁻15, 3 × 10⁻⁻15, ये इतना ज्यादा छोटा होता है। तो फर्मी लेवल बेसिकली न्यूक्लियस के साइज को डिनोट करने के लिए आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 फर्मी इक्वल टू, या इसको कभी कभी ऐसे लिखते हैं फेम्टोमीटर, 1 फेम्टोमीटर, ऐसे भी लिखते हैं बेटा। फर्मी को 1 फेम्टोमीटर भी लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 FM। और इसकी वैल्यू पता कितनी आती है, 10⁻⁻15 मीटर। ये बड़ा है कि छोटा? छोटा है या बहुत छोटा? ये बहुत छोटा है। जैसे अगर कोई हमसे बोले ना, एग्जाम्पल के तौर पे बोले कोई कि जो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन, उसका जो रेडियस होता है ना, उसका जो रेडियस होता है वो लगभग 1.2 FM होता है। आप समझ गए प्रोटॉन किस किस साइज का है, फर्मी लेवल के साइज का है। और जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है, अगर थोड़ी सी केमिस्ट्री आती हो, ज्यादा नहीं बस थोड़ी सी, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, केवल और केवल प्रोटॉन कंटेनर करता है। सिंपल हाइड्रोजन में केवल प्रोटॉन होता है। हैवी हाइड्रोजन जिसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, उसमें एक प्रोटॉन भी होता है और एक न्यूट्रॉन भी होता है। और जो एक और आइसोटोप होता है जिसको हम ट्राइटियम बोलते हैं, उसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर? हम यहां पे बात करें सिंपल हाइड्रोजन की, तो उसमें क्या होता है, केवल प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन का रेडियस कितना है, 1.2 FM के बराबर है। इसका मतलब जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का रेडियस होगा वो भी लगभग इतने के ही इक्वल आएगा। बेटा आपको समझ में आ गया? हम किसकी बात कर रहे थे, माइक्रो मेजरमेंट के मैक्रो मेजरमेंट? हम बात कर रहे थे माइक्रो मेजरमेंट की। कुछ और देखते हैं, यहां पे क्या लिखा है, मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल एरिया। अब वेरी स्मॉल एरिया जैसे अगर न्यूक्लियस का साइज 2 × 10⁻⁻15, 5 × 10⁻⁻15 इस रेंज का होगा, तो बेटा इसका एरिया छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? न्यूक्लियस किस शेप का होगा, स्फेरिकल शेप का। और स्फेयर का एरिया पता कितना आता है, स्फेयर का एरिया आता है 4πr²। अगर उसको मेजर करेंगे तो वो बहुत बहुत छोटा आएगा। तो हम यहां पे किस एरिया की बात कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल एरिया। इनके अपने अपने कुछ नोटेशन है, मैं दिखाता हूं। जो सबसे स्मॉल एरिया है उसको हम बोलते हैं बान, BARN। और एक बान का मतलब होता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। आपको समझ आया? ये किसके लिए यूज होता होगा, ये बेसिकली न्यूक्लियस के लिए यूज होता है। तो आप लिख सकते हो, जो जो मेरे मुंह से निकल रहा है ना बेटा, आप अपने नोट्स बनाते टाइम लिख लो, मैं सब नहीं लिखवा रहा। तो लिख सकते हो कि बार्न इज यूज्ड टू मेजर एरिया ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। क्लियर हो गया? तो न्यूक्लियस का क्रॉस सेक्शन के लिए हम यूज करते होंगे। अगर कोई हमसे बोले लार्ज एरिया मेजर करना, ये कैसा था, मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल एरिया। अगर हम बात करें लार्ज एरिया, आपको याद है जब हम क्या कहते हैं, प्लॉट मेजर करते हैं ना, आपने घर बनवाना है, एक प्लॉट लेना है, तो आप किस में मेजर करोगे, स्क्वायर फीट में लोगे या स्क्वायर यार्ड में लोगे या स्क्वायर मीटर में लोगे? अलग अलग प्लेसेस पे मेजरमेंट अलग अलग होते हैं। जैसे आप मुंबई में चले जाओ तो स्क्वायर फीट में बिकता है। अगर आप हम अपने पंजाब में मेजर करते हैं तो वो स्क्वायर यार्ड में बिकता है। ऐसे अलग अलग प्लेसेस पे कहीं कहीं पर स्क्वायर मीटर में बिकता है। बट ये फिर भी बहुत बड़े एरिया है कि छोटे एरिया है? ये छोटे एरिया है। हम अगर बहुत बड़े एरिया की बात करें तो किसकी बात करेंगे, फार्म, खेत। अगर तुम्हें खेत खरीदने जाना है तो तुम ये नहीं बोलोगे एक बंदे से कि यार मेरे को 100 स्क्वायर फीट का खेत दे दो, तो वो तुम्हारी तरफ पहले देखेगा,
फिर वो हंसेगा, फिर कहेगा भाई अपने घर जा, है ना, क्योंकि ये बात बनेगी नहीं यार। 100 स्क्वायर फीट का खेत कौन बेचेगा तुम्हें, कोई नहीं बेचेगा। तो किस में सेल करेगा वो, या तो वो एकड़ में सेल करेगा या वो हेक्टेयर में, हेक्टेयर में या एकड़ में। अब तुम्हें तो पता नहीं होगा एकड़ क्या होता है, तो लिखना ज़्यादा अच्छा होगा, कम से कम हम लिख लेते हैं, क्योंकि इस टॉपिक के बाद दोबारा ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं नहीं हैं। तो लार्ज एरिया में आता है बेटा एकड़। तो आज हम एक खेत खरीदने जाते हैं एकड़, और वो खरीदेंगे हम 4047 मीटर स्क्वायर, और इसमें हम ऑर्गेनिक फ्रूट और पता नहीं क्या क्या उगाएंगे, फिर हम सारे लोग मिलके खाएंगे। सो दिस 1 एकड़ इज इक्वल टू 4047 मीटर स्क्वायर। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है ना। हेक्टेयर की बात करें तो हमारे पास हेक्टेयर आता है, हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर। और ये एकड़ के बराबर है कि बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा है बेटा। 10⁴ का मतलब लगभग 10,000 होता है, मतलब 1 हेक्टेयर 2 एकड़ से भी ज़्यादा है, लगभग 2.5 एकड़ के आसपास है ना। सो ये ऐसे कुछ हमारे पास लार्ज एरिया आ गया। आपको बेटा समझ में आ गया हम कर क्या रहे हैं इस टॉपिक में। हम मेजरमेंट देख रहे थे अलग अलग, कभी हम लेंथ का मेजरमेंट देखेंगे, कभी हम मास का मेजरमेंट देखेंगे, कभी हम टाइम का मेजरमेंट देखेंगे, कभी शॉर्ट डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, कभी लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। ऐसे ऐसे काम हम अलग अलग करते रहेंगे, ठीक है। सो ये किसके बारे में था, मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल एरिया और मेजरमेंट ऑफ बड़े वाले एरिया, ठीक है ना। ऐसा करते हैं, मासेस की बात करते हैं। अब क्या लिखा है यहाँ पे, मेजरमेंट ऑफ हैवी मास। हैवी मास जैसे एक बड़े से ट्रक में सामान लोड होके मुंबई जा रहा है, तो कितना जा रहा होगा। तुम ये तो नहीं कहोगे मेरा 5 किलो आलू लेके चले जाओ, नहीं बोलोगे, ये तो नहीं कम से कम बोलोगे। तो एक ट्रक में कितना सामान जाता है, टन्स में जाता है, टन, मीट्रिक टन, क्विंटल, ऐसे ऐसे करके सामान जा रहा होता है, ठीक है ना। तो मेजरमेंट ऑफ हैवी मासेस, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं 1 टन, या इसको हम मीट्रिक टन भी बोलते हैं, 1 मीट्रिक टन। पता दिक्कत कहाँ पे आएगी बेटा, जब आपको अभी नहीं पढ़ोगे ना, फिर जब न्यूमेरिकल पढ़ोगे आगे के चैप्टर्स में, वहाँ पे एक न्यूमेरिकल आ गया कि अ ट्रक इज रनिंग विद एक्सेलरेशन दिस मच, वेलोसिटी दिस मच, फोर्स दिस मच, और उसमें लिखा होगा मीट्रिक टन इसका मास है, तो समझ में नहीं आएगा, बाद में ना कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए अभी से पढ़ना जरूरी है। 1 टन या 1 मीट्रिक टन का मतलब कितने किलो होता है, 1000 किलो। आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा होता है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई हमसे बोले 1 क्विंटल, 1 क्विंटल का मतलब होता है बेटा बता कितना, 100 किलो, 100 kg होता है, ठीक है। एक टर्म होता है स्लग। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जनरल आज के टाइम पे यूज़ होती नहीं है, बट फिर भी कोई कभी तुमसे पूछे तो तुम बता सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है, 14.57 kg। बट मैंने तो अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं बोला किसी से कि भाई मेरे को 1 स्लग गोल्ड दे दो, ऐसा कभी नहीं मैंने किसी से बोला। इसका मतलब मेरे को नहीं लगता कि ये ज़्यादा यूज़ में हमारे लाइफ में आएगा, बट कहीं कहीं पे इसका यूज़ होता है। अच्छा, 1 पाउंड, 1 पाउंड को लिखते हैं LB। पता है आपको, आप कभी जिम जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो वेट होते हैं ना, वो जब यूके या यूरोपियन कंट्री से वो मशीन्स आती हैं ना, उसमें वो केजी में नहीं लिखते। अपने इंडियन मशीन बनी होगी तो केजी में लिखते हैं, वो वहाँ पे पाउंड में लिखते हैं। तो पाउंड में POUND नहीं लिखते, वो सिंपल LB लिखा होता है। 500 LB का मतलब 500 पाउंड है। तो 1 पाउंड का मतलब होता है 0.4536 किलोग्राम। वैसे आपको सही बताऊं, मैंने क्या लिखा ऊपर, मेजरमेंट ऑफ हैवी मासेस। सच बताया जाए तो हैवी मासेस केवल ये हैं, ये नीचे वाले बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बट मैंने उसके साथ में लिख दिया उसको, कभी कोई तुमसे पूछे तो तुम बता सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। पता दुनिया की सबसे लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है ना, उसका नाम है चंद्रशेखर यूनिट। चंद्रशेखर साइंटिस्ट का नाम है जो इंडियन थे। तो मैं लिख देता हूं फिर भी, एक यूनिट होती है चंद्रशेखर यूनिट, और ये पता कितने, क्या किसको कहते हैं हम इसको, CSL। और ये पता कितने के बराबर होती है, ये होती है 1.4 टाइम्स ऑफ सन, मतलब सन मास, ये मास की यूनिट है बेसिकली। मतलब अगर कोई हमसे बोले 1 चंद्रशेखर यूनिट मतलब सन के मास से भी 1.4 टाइम्स ज्यादा, इसको हम बोलते हैं चंद्रशेखर यूनिट। बच्चों को समझ में तो आ गया होगा, बड़े समझदार बच्चे हैं। आगे क्या लिखा बेटा, मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल मास। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, लार्ज। अब वेरी स्मॉल क्या होगा आपको बताऊं सही। दुनिया में ना 2 तरह की चीजें पाई जाती हैं, एक बहुत मैक्रो, एक बहुत माइक्रो।
और दोनों का सिस्टम सेम सेम होता है। मैं कहानी सुना रहा हूँ बढ़िया वाली। अगर तुम सोलर सिस्टम में देखोगे ना तो तुम पाओगे कि एक बड़ी सी बॉडी होती है जिसको हम सन बोलते हैं, उसके अराउंड छोटी छोटी बॉडी घूम रही होती हैं जिनको हम प्लैनेट बोलते हैं। क्लियर हो गया? और उस फैमिली को बोलते हैं सोलर फैमिली या सोलर सिस्टम। अगर तुम एटम के अंदर आओगे ना, एटम के अंदर, तो तुम देखोगे एक बड़ी सी बॉडी होती है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और छोटी छोटी बॉडीज उसके अराउंड घूम रही होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जब भी कोई तुम्हें हैवी और वेरी हैवी की बात करेगा तो हम प्लैनेटरी सिस्टम की तरफ शिफ्ट होंगे, और जब कोई लाइट की बात करेगा तो हम एटॉमिक की तरफ शिफ्ट होंगे। सो समबडी टोल्ड मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल मास, तो तुम क्या बोलोगे? यार सबसे स्मॉल क्या? सबसे स्मॉल तो एटम। तो एक चीज आती है जिसका नाम होता है AMU। AMU का मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। बेटा क्लियर हो गया? और एक EMU का मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। माइनस लिखा है बेटा, प्लस नहीं लिखा। 1 kg समझते हो ना? मैं कहूँ बेटा 1 kg वेट उठाना, तुम कहोगे हाँ सर उठा लेंगे। अब मैं तुमसे बोलूँ 1 ग्राम उठाओ, तुम क्या बोलोगे? सर मजाक कर रहे हो, छोटा सा वेट होगा। फिर मैं तुमसे कहूँ 1 मिलीग्राम उठाओ, 1 माइक्रोग्राम उठाओ। अब मैं तुमसे बोलूँ -27, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg उठाओ, तुम्हें पता भी चलेगा? पता क्या मतलब? दिस इज सो स्मॉल कि मैं बता नहीं सकता कि कितना स्मॉल है। ये बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं एक एटॉमिक मास यूनिट। तो ये थी हमारी अलग अलग यूनिट, स्मॉल यूनिट एंड बिग यूनिट। तो बेटा हमने अभी तक देखा कि अलग अलग तरह की यूनिट्स हैं, उनकी अलग अलग वैल्यूज हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कन्वेंशन फॉर राइटिंग यूनिट्स एंड सिंबल। सिंबल और यूनिट्स को लिखने के क्या क्या कन्वेंशन है, और जो कन्वेंशन है उसी हिसाब से लिख पाओगे आप, अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पहला पॉइंट क्या लिखा है? यूनिट इज नेवर रिटन इन कैपिटल लेटर्स। मतलब किसी भी चीज की यूनिट हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखते, चाहे वो साइंटिस्ट के नाम से भी आई हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी पे फोर्स लगा तो हमने क्या बोला? इस बॉडी पे फोर्स लगा 10 न्यूटन। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 न्यूटन। ऊपर क्या लिखा है? कोई भी यूनिट कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं लिखी जाएगी। इसका मतलब ये चीज गलत है और ये चीज सही है। यहां पे हम लिखते हैं 10 मीटर, और कोई ऐसे भी लिख सकता है 10 मीटर। ये दूसरा वाला गलत है, पहले वाला सही है, क्योंकि कभी भी हम कैपिटल लेटर से यूज नहीं करते, चाहे वो साइंटिस्ट के नाम से भी आया हो। पहला पार्ट समझ आ गया? दूसरा पार्ट इसके कन्वेंशन के बारे में। जो सिंबल है ना, सिंबल is used in small letters except name of scientist। क्या लिखा हमने? नेम ऑफ साइंटिस्ट अगर होगा तो हम यूज करेंगे कैपिटल लेटर में, अदरवाइज हम हमेशा किस में यूज करेंगे? स्मॉल लेटर में। जैसे कोई हमसे बोले कि एक बॉडी पे, सेम एग्जांपल लेते हैं पहले वाला, एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है, फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन। देखो मैंने न्यूटन, अगर मैं न्यूटन पूरा लिखूंगा तो कैपिटल से शुरू नहीं होगा, लेकिन जब सिंबल लिखेंगे 10 न्यूटन तो ये बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन अगर मैं बोलूं कि लेंथ इक्वल टू 20 मीटर, ये गलत है। ऊपर क्या लिखा है? सिंबल इज यूज्ड इन स्मॉल लेटर्स एक्सेप्ट नेम ऑफ साइंटिस्ट। न्यूटन क्या है बेटा? न्यूटन साइंटिस्ट का नेम है, इसीलिए सिंबल में कैपिटल आया। मीटर किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 20 मीटर इज राइट आंसर। मैंने पहले वाला किसके बारे में लिखा था? सिंबल के बारे में नहीं लिखा था। दैट वॉज अबाउट कंप्लीट यूनिट, है ना। और यहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? केवल सिंबल के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या है कि जब हम किसी भी यूनिट को यूज करते हैं ना, जैसे थर्ड पॉइंट, इट इज नेवर यूज्ड एज प्लूरल। ये कभी भी प्लूरल के फॉर्म में यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने एक रॉड थी हमारे पास, ये रॉड है, हमने इसकी लेंथ को मेजर करा, और लेंथ निकल के आई 1 मीटर। तो हमने कहा ठीक है जी 1 मीटर आ गया, तो हमने लिख दिया 1 मीटर। अगली बारी हमने लेंथ को मेजर करा एंड दैट केम आउट टू बी 20 मीटर।
तो किसी ने बोला सर 20 मीटर थोड़ी होगा, मीटर्स होंगे, तो उसने क्या लिख दिया 20 मीटर्स, और ये गलत हो गया क्योंकि मैंने क्या बोला, यूनिट्स कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होते, हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। इसको भी हम क्या बोलेंगे 20 मीटर। आपको समझ आ गया? मैंने यूनिट्स के कन्वेंशन के बारे में 3 पॉइंट लिखवाए। पहला क्या लिखा है, पूरी की पूरी यूनिट कभी भी कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होगी, चाहे वो साइंटिस्ट का नाम हो। दूसरा मैंने क्या लिखवाया, जब हम सिंबल यूज करेंगे तो साइंटिस्ट के नाम के साथ जो सिंबल आएगा वो कैपिटल लेटर के साथ यूज होगा, बाकी कोई भी कैपिटल लेटर के साथ यूज नहीं होंगे। अगला मैंने क्या लिखवाया, जब भी तुम यूनिट यूज करोगे उसमें प्लूरल नहीं लगाओगे, हमेशा क्या लिखोगे, सिंगुलर लिखोगे। बेटा इतना क्लियर हो गया? सो इट वॉज अबाउट द कन्वेंशन फॉर राइटिंग यूनिट्स और उनके अपने सिंबल्स। बेटा जी जब हम मेजरमेंट करते हैं ना, तो बहुत सी बार हम बहुत सारी चीजें लिखते हैं, कभी मिली लिखेंगे, कभी सेंटी, डेसी, डेका, किलो, फेमटो, पता नहीं क्या क्या लिखेंगे, बहुत सारी अलग अलग चीजें लिखते हैं। और अगर हमें याद ना हो तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक क्वेश्चन में कोई चीज आ गई और हमें वो मालूम नहीं है, प्रॉब्लम कर सकती है, अभी से लेके पूरे जब तक तुम फिजिक्स पढ़ोगे प्रॉब्लम कर सकती है। सो ट्राई करते हैं इनको भी थोड़ा समझ लें। मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, ऊपर क्या लिखा, प्रीफिक्सेस फॉर पावर्स ऑफ 10। यहां सबसे पहले लेफ्ट में लिखा प्रीफिक्स और उसकी पावर, मतलब मैं एक नाम लिखूंगा और उसकी पावर लिखेंगे हम लोग। जैसे मैं आपसे बोलूं डेसी, अगर मैंने बोला डेसी, तो जिसके साथ डेसी मतलब मैं डेसी ग्राम भी लिख सकता हूं, डेसी मीटर भी लिख सकता हूं। डेसी जब वर्ड होगा, मान लो डेसी मीटर लिखा, तो इसकी वैल्यू आएगी, इसके ठीक सामने लिखेंगे हम 10 पावर -1। अगर मैंने बोला डेसी मीटर, इसका मतलब 10 पावर -1 मीटर। अगर मैंने सिंपल डेसी लिखा, इसका मतलब 10 पावर -1 है, सिंपल। अगर हम लिखते हैं सेंटी, सेंटी का मतलब होता है 10 पावर -2। क्लियर है? अगर मैं लिखता हूं मिली, शायद आप लोगों को मालूम होगा बेटा, मिली का मतलब 10 पावर -3। मैं बोलता हूं मिलीग्राम, मतलब 10 पावर -3 ग्राम। मिलीमीटर मतलब 10 पावर -3 मीटर, एंड सो ऑन। अगर मैं बोलता हूं माइक्रो, अभी हम लोगों ने वैसे पहले पढ़ा था, माइक्रोन के नाम से मैंने पढ़ाया था, 10 पावर -6 आएगा। फिर मैं बोलता हूं नैनो, तो नैनो का मतलब हुआ 10 पावर -9। ठीक है बेटा? तो अगर हम आगे देखें, पिको, शायद आपने नाम सुना हो, पिको 10 पावर -12। मैं बोलूं पिको मीटर, इसका मतलब 10 पावर -12 मीटर। अभी हमने पढ़ा था फेमटो, याद होगा आपको। अगर मैं लिखता हूं यहां पे फेमटो, तो यहां पे आएगा 10 पावर -15। अगर मैं लिखूं ऑटो, ऑटो नहीं, ATTO, तो इसका मतलब है 10 पावर -18। अगर मैं बोलूं जेप्टो, तो जेप्टो का मतलब हुआ, जेप्टो का मतलब हुआ 10 पावर -21। देखो ध्यान से, हमने 3 की पावर बढ़ानी शुरू करी है। 10 पावर -3 के बाद 6, 9, 12, 15 एंड 21 एंड सो ऑन। ये प्रीफिक्सेस हैं जो हम नेगेटिव पावर के देख रहे हैं, मतलब पावर और कम होती चली जा रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है, तो ये वैल्यू कैसी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। तो ये क्या था बेटा, जेप्टो था। अब हम एक काम करते हैं, पावर को बढ़ते हुए फॉर्म में देखते हैं। बढ़ते फॉर्म का मतलब हुआ कि ऐसे दिखाता हूं कुछ आपको। बढ़ते फॉर्म का मतलब हुआ, यहां फिर से लिखते हैं हम प्रीफिक्स, यहां लिखेंगे प्रीफिक्स, और यहां क्या लिखेंगे बेटा, यहां लिखेंगे पावर। सिंपल, सेम टू सेम। अब दोबारा से लिखना स्टार्ट करते हैं। अभी हम कर रहे थे माइनस की बात, अब हम कर रहे हैं प्लस की बात। तो अब हम लिखते हैं, अभी हमने डेसी से शुरू करा था, अब हम बोलेंगे डेका। यहां लिखेंगे डेका, यह आएगा 10 पावर 1। डेका मीटर मतलब 10 मीटर, डेसी मीटर मतलब 10 पावर -1 मीटर। बेटा क्लियर हो? डेसी और डेका में फर्क है। अब हम लिखेंगे हेक्टो, डेका के बाद आता है हेक्टो, यहां पे क्या लिखेंगे 10 पावर 2। अब हम लिखेंगे किलो, किलो लिखेंगे तो 10 पावर आएगा बेटा कितना, 10 पावर 3 आएगा। बहुत सही। अब हम लिखेंगे मेगा, आपको शायद याद होगा, मेगा का मतलब आता है 10 पावर 6। आई थिंक क्लियर है। उसके बाद हम गीगा लिखेंगे। आपने सुना हो गीगा बाइट, तो गीगा वर्ड जहां पे आता है, हाँ मेगा बाइट भी तो सुना है हम लोगों ने। मेगा बाइट मेमोरी के लिए जनरली यूज होता है, तो मेगा बाइट ये 10 पावर 6 में आता है, गीगा बाइट 10 पावर 9 में आता है। तो अगर हम लिखते हैं गीगा, दैट मीन्स 10 पावर 9 यूज होता है। ठीक है बेटा? टेरा बाइट भी आता है ना, अगर हम लिखते हैं टेरा, तो ये 10 पावर 12 होता है। आपको पता है जैसे मेगा से गीगा से टेरा पे जा रहे हैं, तो 1000 मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, 1000 टाइम्स बढ़ता चला जा रहा है।
कोई हमसे बोले कि हमारे पास एक हार्ड डिस्क है गीगाबाइट की, और कोई बोले हमारे पास हार्ड डिस्क है टेराबाइट की, इसका मतलब तुम क्या बोलोगे? जो पहले गीगाबाइट की थी और जो टेराबाइट की है, टेराबाइट की हार्ड डिस्क की कैपेसिटी गीगाबाइट की हार्ड डिस्क से 1000 गुना ज्यादा है, दैट इज 1000 टाइम्स बिगर देन द फर्स्ट वन। क्लियर है बेटा? सो ये था टेरा। उसके बाद था पेटा। पेटा बोलेंगे तो 10 पावर 15 आ जाएगा, ठीक है। पेटा मीटर बोलेंगे तो 10 पावर 15 मीटर आएगा। सिंपल पेटा बोलेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। एक्सा होता है उसके बाद, एक्सा, ये 10 पावर 18 आता है। उसके बाद आता है जेटा, ZETTA। उसके बाद आता है 10 पावर 21। इसके आगे भी होता है बट मैंने आपको -21 और +21 तक का लिखवाया। ये उनकी पावर्स हैं। इनके सिंबल भी हैं, सिंबल भी हैं, जैसे डेसीमीटर को D से, सेंटीमीटर को C से, मिलीमीटर को M से, माइक्रोमीटर को म्यू से, ऐसे करके हम दिखाते हैं। तो इनके भी अपने अपने एक सिंबल भी हैं। तो आप अगर उसकी ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है तो मैंने इसे लिखवाया नहीं। सो दीज आर अबाउट दी प्रीफिक्सेस जो हम अलग अलग यूज़ कर रहे होते हैं। आई बिलीव आपको ये बात समझ में आएगी मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। हम मेजरमेंट में पढ़ रहे हैं तो मेजरमेंट में पता नहीं क्या क्या आता है। बहुत बार तो ऐसा होता है एक ऑथर बुक में कुछ और लिखता है, दूसरे ऑथर बुक में किसी चीज़ को ऐड भी कर देता है। तो बहुत बार तुम कुछ ऐसी चीज़ें देख सकते हो जो तुम्हें समझ में ना आए, नहीं आती हैं, तो आप अलग से जब हम डाउट क्लास लगाएंगे तो आप उसमें पूछ सकते हो। मेजरमेंट में एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब कोई मैग्नीट्यूड किस ऑर्डर का है। अब अगर मैं अभी से आपको इस बात के साथ में थ्योरी समझाने की ट्राई करूंगा, सच बता रहा हूं आपको कुछ नहीं समझ में आना। ऐसे करते हैं हम, पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते समझते अपने आप आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आप ऐसे मान के चलो कि हमारे पास एक स्केल है, ये स्केल है, और ये स्केल है स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 से लेकर 10 तक। ये इसका मिड है, देखो मिड, और मिड कहां पे आता है बेटा? ये 5 पे आता है। इन जनरल हम क्या बोलते होते हैं कि जब हम मिड से ऊपर होते हैं, जैसे हम मिड से ऊपर होंगे, मिड से ऊपर का मतलब इफ वैल्यू इज मोर देन 5, तो हम कहां पे होंगे बेटा? तो हम मोर देन 5 का मतलब हुआ हम होंगे कहीं यहां पे, इस जगह कहीं पे भी होंगे। तो हम क्या बोलेंगे? हम किसके ज्यादा पास हैं? हम 1 के ज्यादा पास हैं कि 10 के ज्यादा पास हैं? हम 10 के पास हैं। तो अगर हम राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ समझते हो ना, अगर हम वैल्यू को राउंड ऑफ करेंगे तो हम 10 का, हम इसको क्या मान के चलेंगे कि हम 10 के पास हैं, तो हम 10 मान के चलेंगे। तो क्या लिखा मैंने? इफ वैल्यू इज मोर देन 5, तो हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे कि वैल्यू इज क्लोज टू 10, क्लोज टू 10। so value is close to 10, just a minute, so it can be rounded off to 10। बेटा देखो मैं लैंग्वेज में क्या लिख रहा हूं उसको थोड़ा समझने की ट्राई करो। अगर वैल्यू 5 से ज्यादा है तो हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंड ऑफ करने का मतलब समझिए, कब करेंगे? जरूरत पड़ेगी तब करेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे। अगर कोई वैल्यू 5 से ज्यादा है तो हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, और हम क्या बोलेंगे? इसको क्या मान लेते हैं? हम 10 के बराबर मान लेते हैं। अगर आपने कभी राउंड ऑफ पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो आगे वाले टॉपिक में अभी हम जब मेजरमेंट पढ़े, वो एरर पढ़ेंगे ना, उसमें राउंड ऑफ आपको पढ़ाऊंगा। अभी आप इतना समझ के चलो कि कोई वैल्यू 5 से ज्यादा है तो हम उसको राउंड ऑफ करके क्या मान लेंगे? 10 मान लेंगे। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम दूसरी लाइन लिखेंगे, इफ वैल्यू इज लेस देन 5, 5 से छोटी है तो हम कहां पे होंगे? सोचो, हम इस जगह होंगे, और इस जगह होने का मतलब हम 10 की तरफ हैं कि 1 की तरफ हैं? तो हम शायद 1 की तरफ हैं। तो इफ वैल्यू इज लेस देन 5, दैट इज वैल्यू इज क्लोज टू 1, सो वी कैन राउंड ऑफ टू 1। अभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। जो मैंने लिखवाया ना, इसका मतलब आपको धीरे धीरे करके समझ में आने वाला है। जैसे कोई आपसे बोले कि एग्जाम्पल तौर पे कोई बोले आपको कि हमारे पास वैल्यू है, लेट से 786, ये वैल्यू है हमारे पास। तो आप लोग क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7.86 इंटू 10 पावर 2। मैंने कहा बहुत सही बात है। फिर किसी ने बोला लेकिन सर जो ये आगे डिजिट लिखी मैं लिखना नहीं चाह रहा, मैं ये लिखना नहीं चाह रहा हूं, 7.86 जो आगे लिखी उसको मैं लिखना नहीं चाह रहा। तो सर आप बताओ मैं क्या लिखूं? जब वो हमारे पीछे ही पड़ गया कि मैं ये लिखना नहीं चाह रहा, तो मैं इससे क्या बोलूंगा?
मैं कहूँगा तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम इसको लिख दो 1 इंटू 10⁻², या फिर तुम इसको लिख दो 10 इंटू 10⁻²। जब तुम ऐसा लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा 10⁻3। तो कम से कम तुम्हें लिखना नहीं पड़ेगा यार, तुम चाह नहीं रहे लिखना कि हमें ये आगे वाली डिजिट नहीं चाहिए, तो यू कैन डू वन थिंग कि या तो आप 1 इंटू 10⁻² लिख दो या 10 इंटू 10⁻² लिख दो। आपको क्या लगता है क्या लिखना चाहिए? 7.86 10 के ज़्यादा पास है कि 1 के ज़्यादा पास है? 10 के ज़्यादा पास है तो तुम बोलोगे नहीं सर ये बात सही नहीं है। सही कौन सी बात है? इतनी बात आपको समझ में आई? पक्का? बहुत अच्छी बात है। चलो दोबारा देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें लिखा था 9,0,0,8,0,0। इसको कैसे लिखोगे? तुम बोलोगे सर इसको हम लिख सकते हैं 9.00800 इंटू 10⁻5। अच्छा, अब अगर हम आगे वाले डिजिट नहीं लिखना चाह रहे तो हम क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं इसको दिस इक्वल टू, या इक्वल टू ना लिखें आपको बुरा लग सकता है तो मैं इसको नियरली इक्वल टू लिख सकता हूँ। आप जानते हो नियरली इक्वल टू क्या होता है बेटा? नियरली इक्वल टू का सिंबल ये होता है, और इसको हम 9 की जगह हम क्या कर सकते हैं 10 इंटू 10⁻5 दैट बिकम्स 10⁻6। मैंने ऐसे लिख दिया। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर ये हो क्या रहा है? ये कुछ नहीं हो रहा है, हम राउंड ऑफ करके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी वैल्यू किसके आसपास है। अभी भी समझ में नहीं आएगा तो अभी एग्जाम्पल लेंगे बहुत सारे, आपको सारा कुछ क्लियर होगा, दैट इज फॉर श्योर। अच्छा, तो फिर किसी ने बोला कि यार ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या चीज है? बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या चीज है? तो तुम क्या बोलोगे? कुछ और नहीं है, ये है पावर ऑफ 10 टू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ध्यान से सुन के चलना बेटा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का मतलब मैं रियल वैल्यू की बात नहीं कर रहा, तुमने केवल पावर ऑफ 10 ही बतानी है, दैट्स इट। तुमने आगे की डिजिट की बात करनी ही नहीं है, टू दी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आप बोलोगे सर क्या मतलब हुआ? तो मैं आपको समझाता हूं। कोई तुमसे बोले कि लेंथ, एग्जाम्पल के तौर पे लेंथ ऑफ अ रॉक is 8,0,0,235 मीटर। बहुत बड़ी रॉक है, तुम देख सकते हो कितनी बड़ी है, हाइपोथेटिकल रॉक है, बहुत बड़ी है। लेंथ ऑफ अ रॉक इज 8,0,0,235 मीटर। व्हाट इज इट्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? अगर आपको थोड़ी सी इंग्लिश अच्छे से समझ में आती हो ना तो तुम इसका मतलब समझ सकते हो। ऑर्डर होने का मतलब वैल्यू नहीं होता, ऑर्डर का मतलब होता है कि वो किस लेवल की है, किस लेवल की होने का मतलब उसकी वैल्यू किस रेंज में लाई करती है, तुम ऐसे बोल सकते हो। तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सॉल्यूशन में कि सर लेंथ इक्वल टू 8.00235 इंटू 10⁻5। बट मैंने क्या बोला? ऑर्डर का मतलब क्या है बेटा? ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो। ऑर्डर का मतलब 10 की पावर 5 है, सॉरी ऑर्डर का मतलब है पावर ऑफ 10। तो पावर ऑफ 10 तो यहाँ 5 है, तो क्या हम 5 ले लें? तो आंसर आएगा यार 5 तो तब लेंगे जब हम इसको छोड़ सकते हो। बट ये वैल्यू छोटी है कि बड़ी है? ये तो काफ़ी बड़ी है। ये 1 के ज़्यादा पास है कि 10 के ज़्यादा पास है? अगर ये 10 के ज़्यादा पास है तो हम इसको 1 नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना पड़ेगा? हम लिखेंगे ऐसे, फॉर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, लाइन लैंग्वेज समझना बेटा ध्यान से, फॉर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अबव वैल्यू कैन बी रिटन एज, मैंने क्या लिखा? लैंग्वेज देखो, कैन बी। मैं ये बोल नहीं रहा कि ये होगी, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज दिस वैल्यू, दिस कैन बी रिटन एज 10 इंटू 10⁻5। कारण क्योंकि 8.00 कहां पे है बेटा? 1 के ज्यादा पास है कि 10 के ज्यादा पास है? 10 के ज्यादा पास है तो कितना आ गया? 10⁻6 आ गया ना। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 6। मैंने क्या बोला? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? 10 की पावर है। अब इसमें फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सर 10 की पावर ही क्यों लिया? ये इस टॉपिक का मतलब है कि जो 10 की पावर में आता है जिसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की कैटेगरी में रखते हैं। तो 10 की पावर में कितना आया? 6 आया, तो हमने उसको रख दिया।
एक काम करते हैं बेटा, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आपने उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ बेटा 37, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे आप? तो तुम बोलोगे सर 37 का मतलब हुआ 3.7 इंटू 10 पावर कितना 1। बेटा 3.7 5 से कम है कि 5 से ज़्यादा है? 5 से कम है कि 5 से ज़्यादा है? 5 से कम है। तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज 3.7 किसके पास चला जाएगा? 1 इंटू 10 पावर 1, दैट इज 10 पावर 1। तो ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा? ऑर्डर आएगा 1। अगर मैं लिखूं 438, इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे हम 4.38 इंटू 10 पावर 2। अगेन 4.38 5 से कम है कि 5 से ज़्यादा है? 5 से कम है, तो इसको हम 1 के कैटेगरी में ले जाएंगे, तो आएगा 1 इंटू 10 पावर 2, दैट बिकम्स 10 पावर 2। तो ऑर्डर कितना आएगा बेटा? ऑर्डर आएगा 2। कुछ और देखते हैं। अगर मैं यहां पे लिखूं 999, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 9.99 इंटू 10 पावर 2। बट 9.99 तो 1 के बहुत ज़्यादा पास है, तो इसको हम क्या 10 के बहुत ज़्यादा पास है, तो हम इसको लिखेंगे 10 इंटू 10 पावर 2, दैट इक्वल टू 10 पावर 3। तो ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा? ऑर्डर आ जाएगा 3। बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा मतलब नेगेटिव साइड भी हो सकता है। जैसे कोई आपसे बोले कि एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ। जैसे वहाँ पे इतना लिखा था ना, अब कोई यहाँ पे बोल दे 1001, इसको क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे 1.001 इंटू 10 पावर 3। अब 1.001 तो 1 होगा ना बेसिकली, क्योंकि 1.001 की वैल्यू तो 1 के बहुत पास है। इसको हम क्या लिखेंगे? 1 इंटू 10 पावर 3 इक्वल टू 10 पावर 3। तो ऑर्डर कितना आएगा? 3। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, इसका ऑर्डर भी 3 आ रहा है और इसका ऑर्डर भी 3 आ रहा है। जैसे कोई हमसे बोले कि इंसानों की हाइट किस ऑर्डर की होती है, तो इंसानों की हाइट सबकी एक ही ऑर्डर की होती है। बेटा ध्यान से समझना, हर इंसान की हाइट अलग अलग हो सकती है, बट हर इंसान की हाइट का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम का मतलब उसकी रेंज लगभग सेम है। कोई 1 फीट बड़ा होगा, 1 फीट छोटा होगा, बट इंसानों की रेंज तो एक लेवल में लाई करती है ना तो वो माइक्रो में होता है, ना वो प्लेनेट के साइज का होता है, ना वो अर्थ के साइज का है। तो इंसान किस साइज का है? इंसान की रेंज है 4 फीट से लेके 6-7 फीट के बीच में होता है, तो उसका ऑर्डर लगभग सेम होना चाहिए, जबकि उसका साइज अलग अलग है। जिस तरह से बेटा ये वैल्यू अलग है और ये वैल्यू अलग है, पर ध्यान से देखें तो ये वैल्यूज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए दोनों का ऑर्डर लगभग सेम आएगा। कोई बोले इंसान का ऑर्डर और हल्क का ऑर्डर, हल्क का नाम सुना आपने? इंसान का ऑर्डर और हल्क का ऑर्डर क्या सेम आएगा? आंसर आएगा बिल्कुल नहीं आएगा। हल्क तो इंसानों के कंपैरिजन में पता नहीं, जैसा मूवी में दिखाया वो बहुत ज़्यादा ह्यूज दिखाते हैं। इसका मतलब उसका ऑर्डर और एक्चुअल ह्यूमन का ऑर्डर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन बेटा इस वैल्यू और इस वैल्यू में वैल्यूज में तो डिफरेंस है, वो 999 है, ये 1001 है, लेकिन इनका जो ऑर्डर है वो लगभग सेम ऑर्डर का आ रहा है। ये इसका ऑर्डर भी 3 है और इसका ऑर्डर भी 3 के बराबर है। मुझे लगा आपको समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक कुछ ऐसा है जो दिमाग में फिट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आप एग्जाम्पल को समझते जाओगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, कई बार नेगेटिव ऑर्डर भी होता है। नेगेटिव ऑर्डर कहाँ से आएगा? नेगेटिव ऑर्डर आएगा यहाँ से। जैसे कोई हमसे एग्जाम्पल दे, आपको एग्जाम्पल से ही अपने आप समझ में आनी है चीज़ें। एग्जाम्पल दे दो, कोई हमसे बोले कि समथिंग लाइक 0.0069, आपको समझ आ गया इसका ऑर्डर क्या होगा? तो तुम क्या बोलोगे? इसका ऑर्डर होगा 6.9 इंटू 10 पावर -3। बेटा 6.9 5 से कम है कि 5 से ज़्यादा है? 5 से ज़्यादा है, तो क्या लिखेंगे? 10 इंटू 10 पावर -3, 10 पावर -2। तो ऐसे वाले केस में अगर कोई हमसे बोले कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे बेटा? -2। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैन बी प्लस, कैन बी माइनस, और ऐसा कुछ हो सकता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे कुछ, देखो बेटा, हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी की बात करें, ऑफ अ क्वांटिटी एज द पावर ऑफ 10, 10 की पावर ही तो बोला था मैंने ना, है ना, पावर ऑफ 10, विच गिव्स अस
which gives us a value nearest to the actual value of the quantity. जैसे बेटा 999 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था 3 और 1001 का कितना आ रहा था 3 आ रहा था। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें क्या बताता है कि जो एक्चुअल क्वांटिटी है उसके हम आसपास होते हैं। आसपास होने का मतलब हुआ कि हम 999 और 1001 दोनों की वैल्यूज अलग हैं, बट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होने का बड़ा सेम होने का मतलब हुआ कि उनका रेंज और उनका ऑर्डर सेम है। अगर किसी चीज का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 है और किसी और चीज का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मतलब वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी आसपास नहीं होंगी, काफी दूर होंगी। लेकिन अगर दो क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 के बराबर है तो देख दोज क्वांटिटीज मे नॉट बी सेम, बट वो लगभग सेम होंगी। सो इट वॉज ऑल अबाउट द मेजरमेंट जो हम पढ़ रहे थे। अगले वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैरेलैक्स मेथड और बहुत से अलग अलग इनडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे डिस्टेंसेस को या अलग अलग चीजों को कैलकुलेट करने के। थैंक यू सो मच बेटा, हैव फन। बहुत अच्छे से पढ़ना। एक बार में समझ में नहीं आता तो इसको रिवाइज करो, एक बार से ज्यादा बार पढ़ो, पक्का समझ आएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है लाइफ में जो हमें समझ में ना आए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।